तो दोस्तों नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा आ रहा है एसबीआई क्वांट फंड। एनएफओ की तारीख है 4 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में दोस्तों। तो एनएफओ को रिलेटेड, फंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जैसे नाम है एसबीआई क्वांट फंड। 18 दिसंबर तक ये एनएफओ चालू है और जो बेंचमार्क रहने वाला है वो बीएसई 200 रहने वाला है। मतलब इस फंड में लार्ज कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो हमको देखने को मिल सकते हैं। मिस सुकन्या घोष फंड मैनेजर है और एसबीआई एक बड़ा नाम इस फंड के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन ये फंड यूनिक भी होने वाला है। यूनिक क्यों? जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में हम देखते हैं, मान लीजिए टॉप डाउन अप्रोच किसी भी फंड मैनेजर ने किया। उन्होंने इकोनॉमी को पहले देखा, फिर सेक्टर्स को देखा, फिर सेक्टर्स के अंदर भी अलग अलग इंडस्ट्रीज को देखा। मान लीजिए ऑटो सेक्टर है, उसके अंदर भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल्स है, फिर ऑटो एंसिलरी है, उनको स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने कोई स्टॉक सिलेक्शन किया। ट्रेडिशनली कुछ इस तरीके से होता है। बॉटम अप अप्रोच, ठीक उसका उल्टा, कंपनी, फिर इंडस्ट्री, फिर सेक्टर, फिर इकोनॉमी। जनरली एक अप्रोच हो सकता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में उनको नहीं देखा जाता है। एक रूल है और रूल के हिसाब से फंड में इन्वेस्टिंग होती है। और क्या क्या फैक्टर्स यहां पर हो सकते हैं, जैसे मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, ये सब फैक्टर्स यहां पर हो सकते हैं। कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे मोमेंटम फैक्टर में क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 52 वीक हाई के आसपास में है। ग्रोथ फैक्टर में कि किस तरीके का उनका अर्निंग हुआ है, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू किस तरीके से हुए हैं, अपग्रेड हुई है कंपनी या डाउनग्रेड हुई है, कितना ज्यादा अपग्रेड हुआ है, कितने एनालिस्ट लोग कवर करते हैं, डाउनग्रेड कितना हुआ है, तो इन सब चीजों को देखा जाता है। नेक्स्ट, वैल्यू, कितना सस्ता है या कितना महंगा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हिस्टोरिकल कितना था, अभी कितना है। प्राइस टू बुक, हिस्टोरिकल कितना था, अभी कितना है। बाकी कंपनियों का कितना है, मतलब इंडस्ट्री का कितना प्राइस टू बुक है, कंपनी का कितना प्राइस टू बुक है। डिविडेंड यील्ड जनरली वैल्यू कंपनी में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इन सब चीजों के हिसाब से वैल्यू फैक्टर बनता है। फिर क्वालिटी फैक्टर, जहां पर कंपनी एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है, कंसिस्टेंट अर्निंग है, ग्रोइंग कंपनी है, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो इन चारों फैक्टर्स को मिलाकर एक मॉडल उन्होंने तैयार किया हुआ है और ये मॉडल डिफरेंट है ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में, क्योंकि यहां पर कुछ रूल्स हैं। उन मॉडल्स, ये जो 4 आप फैक्टर्स देख रहे हैं, उसके बेसिस पे वो कुछ स्कोर लाएंगे और एक रूल बनाएंगे और वो रूल के हिसाब से ही फंड में जो भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन होने वाला है। तो इससे क्या एक डिफरेंस आ रहा है, की डिफरेंस है, इमोशनल बायसनेस नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फंड मैनेजर है। अब फंड मैनेजर को कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, मान लीजिए कोई स्टॉक, अगेन एज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मान लीजिए 20% कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा है। अब फंड मैनेजर हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए कि ठीक है 20% गिरा है, लेकिन मुझे लगता है 6 महीने, एक साल के बाद कंपनी का प्राइस और बढ़ सकता है, मुझे इसमें वैल्यू दिख रही है, तो और ज्यादा वहां पर बाई कर सकते हैं। अब 6 महीने के बाद हो सकता है उनका बेट सही भी जाए या गलत भी जाए, लेकिन फंड मैनेजर का डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा यहां पर हाथ रहता है। लेकिन फैक्टर के हिसाब से डिसाइड हो सकता है कि नहीं, हम इतने लेवल तक ही नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो हम टॉलरेट करेंगे। तो वो एक मशीन ने एक तरीके से रूल फिक्स कर दिया, उसके हिसाब से कोई बायसनेस नहीं रहने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट, जब हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम जनरली थीम्स, सेक्टर, सब सेक्टर्स, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर फैक्टर्स के हिसाब से, फैक्टर्स अगेन कौन से, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, इन फैक्टर्स के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन रहने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि कितना कैश रखना है या फिर कितना लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कोई एक फ्लेक्सी कैप का फंड है तो कितना, अगर कोई मल्टी कैप का फंड है तो मिड कैप थोड़ा ज्यादा रखना है या कम रखना है, 25% के आसपास, तो वो फंड मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। यहां पर ऑलरेडी एक फिक्स्ड रिस्क ड्राइवर्स हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि यहां जो इंटरेस्टिंग चीज क्या है या डिफरेंट या यूनिक चीज क्या है, कि एक मॉडल है और वो मॉडल के हिसाब से इन 4 फैक्टर्स के बेसिस में जो पोर्टफोलियो है वो तैयार होगा। उसमें एंट्री या एग्जिट इस मॉडल में होगी, जो भी उन्होंने फैक्टर स्कोर्स दिए होंगे उसके बेसिस पे। तो फंड मैनेजर का जो इमोशनल बायस है वो यहां पर नहीं रहने वाला है, वो एक यूनिक चीज रहने वाली है। ठीक है, अब जब फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए क्वालिटी फैक्टर 2018, 19, 20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कि जो क्वालिटी कंपनीज है, क्वालिटी कंपनीज हो सकता है थोड़ा हाई वैल्यूएशन में भी मिले, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा हो, प्राइस टू बुक थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, तो हो सकता है उनको वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा हो। तो ये बहुत अच्छा जो है थीम चल रहा था। लेकिन 2021-22 में आप देखिए जो क्वालिटी फैक्टर है बहुत नहीं चला।
वैल्यू फैक्टर, अगेन जब क्वालिटी चल रहा था 2019-20 में, वैल्यू फैक्टर सबसे खराब कि जो कंपनियां, इनफैक्ट आप देख सकते हैं जो पीएसयूज है, जनरली आप उनको वैल्यू स्टॉक्स मान सकते हैं, पीएसयूज है या ऑयल एंड गैस कंपनी, मेटल कंपनीज एटसेट्रा, वैल्यू में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा 2019-20 में नहीं चले, लेकिन आप देखिए बाद में 2021-22 में वैल्यू थीम चली है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चारों चीजें हैं, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, ये अलग अलग मार्केट सिचुएशन में अच्छा कर सकती हैं। कभी क्वालिटी जैसा 2016 में अच्छा करेगा तो 2017 में खराब भी कर सकता है, सिमिलरली वैल्यू 2015 में अच्छा करेगा तो 17 में खराब कर भी सकता है दोस्तों। तो इन चारों फैक्टर के हिसाब से यहां पर उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है। अब वो मॉडल एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है, फिर जो क्वांट फंड है, फंड मैनेजर्स जो रिसर्च टीम है, उन्होंने बनाया हुआ है, उसके हिसाब से रेटिंग होगा, रैंकिंग होगा और फिर फंड्स का या जो स्टॉक्स जो है उसका सिलेक्शन होगा। किस तरीके से है, टॉप 200 कंपनीज है। अब जैसे बीएससी 200 यहां पर इंडेक्स है तो बीएससी 200 को बीट करने की कोशिश रहेगी। अब स्टॉक्स की रैंकिंग होगी इन चारों फैक्टर्स के बेसिस में और मॉडल के हिसाब से एलोकेशन यहां पर होने वाला है दोस्तों। तो वो जो इमोशनल बायसनेस है, जो अप डाउन या बॉटम अप अप्रोच यहां पर वैसा नहीं होने वाला है। फिर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, फिर ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस जो हम कहते हैं, वो सब यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। यहां 4 फैक्टर के बेसिस में जो मॉडल है वो तय करेगा कि किस तरीके से कौन सा स्टॉक को एंट्री लेना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए। यस, यहां पर कुछ छोटी कंपनियां हो सकती है जहां पर लिक्विडिटी इशू आ सकता है, तो उन सबको चेक किया जाएगा और रेगुलर स्क्रीनिंग होती जाएगी दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अब एसबीआई, अभी ये तो फंड तो अभी आ रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही मॉडल को, मतलब इसी मॉडल को उन्होंने बैक टेस्टिंग की और उसका परफॉर्मेंस उन्होंने बाहर किया है। जैसे 5 साल में बीएससी 200 का 19% रिटर्न है और 22.2% का रिटर्न इस फैक्टर मॉडल का है। सिमिलरली 10 ईयर का रिटर्न इस मॉडल का 18.9% है और 14.2% बीएससी 200 का। मतलब बैक टेस्टेड मॉडल के हिसाब से या रिजल्ट के हिसाब से ये मॉडल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अगेन ये बैक टेस्टेड है। आप मान सकते हैं ये आप नेट प्रैक्टिस की तरह है कि नेट प्रैक्टिस में तो अच्छा किया है, अब रियल जब गेम होगा तो वहां पर भी वैसा ही परफॉर्मेंस होना चाहिए और वो चीज एक की वॉच लिस्ट या आने वाले टाइम में देखने जैसी रहेगी। वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है दोस्तों। अभी चूंकि इतना तो हमको पता चल गया है कि लार्ज कैप मिड कैप रहेगा, तो ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं अलग अलग मार्केट सिचुएशन के हिसाब से लार्ज कैप नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2021 में लार्ज कैप बिल्कुल कम हो गया। सिमिलरली आप देखेंगे मार्च 2022 में लार्ज कैप और पोर्टफोलियो में ज्यादा हो गया। सिमिलरली सितंबर 2023 में लार्ज कैप कम हो गया, फिर मार्च में लार्ज कैप बढ़ गया और अभी हम देख रहे हैं इस मॉडल के हिसाब से लार्ज कैप कम हो रहा है और जो मिड कैप है उसका वेट जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन हम फिर भी हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप का वेट जो है अराउंड 60 से यहां पर अराउंड 85-90 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। अब वो मॉडल है, डायनामिक मॉडल है, वो फिर मॉडल डिसाइड करने वाला है। अब एक और यहां पर क्या रहने वाला है जो यूनिक चीज, ठीक है, वो ये एक्टिव शेयर ज्यादा होने वाला है। एक्टिव शेयर का मतलब है, मान लीजिए किसी भी फंड का एक्टिव शेयर कम है तो इसका मतलब क्या है कि फंड और जो बेंचमार्क का पोर्टफोलियो लगभग एक जैसा है। अब यहां पर आपके जो स्क्रीन में आप अलग अलग नंबर देख रहे होंगे, 77, 74, 62, 87, 76, मतलब 70 के ऊपर ही आप ज्यादातर नंबर देख रहे होंगे। अभी लेटेस्ट में 78% नंबर है। इसका मतलब क्या है कि जो बेंचमार्क का जो पोर्टफोलियो है उससे ये 78% डिफरेंट है, जो कि इस क्वांट फंड को बहुत ही अलग या यूनिक बनाता है। अब 3 साल के बाद जो भी रिटर्न आएगा, हमको नहीं पता है क्या रिटर्न आएगा, बीएससी 200 का कुछ भी रिटर्न आए, अगेन उस पर भी हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा होगा कम होगा, कुछ भी रिटर्न आए, इस फंड का रिटर्न डिफरेंट होगा, ये तो हमको पता चल रहा है। अब वो डिफरेंट या जो यूनिक ज्यादा होगा कम होगा वो फिर टाइम बताएगा दोस्तों। तो यहां पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है क्योंकि उन्होंने बेंचमार्क भले ही बीएससी 200 को रखा है लेकिन पोर्टफोलियो बहुत ही अलग होने वाला है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं बीएससी 200 में जितने भी फाइनेंशियल्स और आईटी है, इन्होंने और ज्यादा पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल्स और आईटी को जगह दी हुई है। लेकिन जो यूटिलिटीज है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, जो एफएमसीजी है, उनको इस मॉडल में बहुत कम वेट अभी दिया हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से मॉडल बिहेव करेगा अगेन आने वाले टाइम में ही पता चलने वाला है। तो देखिए क्वांट फंड है, आप एक तरीके से इसको एक थीमेटिक फंड की तरह मान सकते हैं। एक जो बड़ा पॉजिटिव इस फंड की तरफ से आ रहा है कि जो टीम है वो स्ट्रांग है और फंड हाउस सबसे बड़ा फंड हाउस है इंडिया में, तो वो इतना बड़ा कोई फंड हाउस एक यूनिक फंड लेकर आ रहा है तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब यहां पर देखिए गुड बैड हमको नहीं पता है, यूनिक अप्रोच इस फंड का कोई सबसे बड़ा अगर कुछ अलग चीज होने वाली है वो है यूनिक अप्रोच कि 3 साल के बाद, चूंकि क्वांट फंड है, फंड मैनेजर्स के यहां पर बायसनेस नहीं है और मॉडल पोर्टफोलियो से पूरा अलग है, एक्टिव शेयर यहां पर हाई है,
तो 3 साल में अगर आप देखेंगे तो जो रिटर्न्स हैं वो बिल्कुल जो BSE 200 है उससे अलग आ सकते हैं। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अलग, ज्यादा या कम टाइम बताएगा। मॉडल का सक्सेस कि भाई बहुत अच्छा रिटर्न आया, मॉडल सक्सेस नहीं हुआ तो BSE 200 से अलग रिटर्न, तो इसीलिए अलग रिटर्न यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मॉडल्स थोड़े से नए हैं और अभी आप मार्केट में देखेंगे तो क्वांट फंड यस लास्ट 3-4 साल में आए हुए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस भी हमको देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आपके में भी एक सैटेलाइट पार्ट का हिस्सा बन सकता है अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी आपने जहां पर फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जहां फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस रहता है, मे बी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या इवन मल्टी कैप फंड, अगेन मल्टी कैप फंड भी लास्ट 3-4 साल में ही आए हुए हैं, तो उस टाइप का अगर एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है तो आपने फंड मैनेजर पर आपने ज्यादा फोकस किया है। यहां पर आप एक मशीन या जो क्वांट जो मॉडल है उस पर आप यहां पर फोकस यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कुछ यूनिक या अलग जैसा कुछ सोचना चाहते हैं तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट पार्ट रहे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा हो सकता है। अब सैटेलाइट पार्ट में जनरली किसी भी इन्वेस्टर का 5 to 20% का एक वेटेज जैसा हो सकता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लास्ट में बैक टेस्टेड मॉडल्स जो रहे हैं SBI क्वांट फंड के, वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, अच्छे रहे हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चन मार्क यही आता है कि जब वो मार्केट में आएंगे तो मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो रिस्क यहां पर ज्यादा होने वाला है, तो एसेट एलोकेशन को आपको चेक करना चाहिए और इनफैक्ट इक्विटी मार्केट में वो हमेशा चेक करना चाहिए। मिनिमम यहां पर इस फंड में आप 5 ईयर या उससे ज्यादा का ही आप अपना थॉट प्रोसेस रखें और फर्दर स्टडी इस फंड को इस थॉट प्रोसेस के साथ ही आप करें। तो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज इस फंड के साथ होने वाली है कि आपका एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस होना वाला है, क्योंकि कुछ अलग चीजें हैं, बेंचमार्क से बिल्कुल अलग है, क्वांट बेस्ड फंड है, मॉडल बेस्ड फंड है, जहां पर बायसनेस नहीं है, मॉडल्स यहां पर काम करने वाले हैं, तो एक अलग एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में जाते जाते इंपॉर्टेंट चीज, हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए हमारा मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर को रेगुलर गाइडेंस की हमेशा जरूरत होती है। तो यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं और बैंकर रह चुका हूं। मैंने HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में काम किया है। बहुत सारे HNI क्लाइंट को मैं अभी भी मैनेज कर रहा हूं और पास्ट में भी मैनेज मैंने किया हुआ है। तो हम यहां पर एक कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है, वहां पर गूगल फॉर्म आप भरेंगे। 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके यूनिक गोल रिलेटेड हम डिस्कशन कर सकते हैं। गोल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट इनकम, SWP, वेल्थ क्रिएशन गोल हो सकता है, या छोटे गोल हो सकते हैं, मान लीजिए 2 साल के बाद कार खरीदना है, या इवन गोल हो सकता है कि 6 महीने के लिए पैसों को सेविंग या FD के अलावा भी अगर कहां पर पार्क किया जा सकता है, तो ये भी गोल हो सकता है। तो इन सब पर हम चर्चा कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते हैं दोस्तों। साथ साथ में सपोर्ट मिलता है एग्जीक्यूशन रिलेटेड, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन हमारा फंडामेंटल फ्रेमवर्क में पार्ट है, उस पर हमारा फोकस रहेगा और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स में भी एक्सेस रहेगा। और जो की पॉइंट रहेगा, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू। तो अगर आप सीरियस हैं म्यूचुअल फंड के जरिए आप किस तरीके से गोल्स को रीच कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक को आप देख सकते हैं, गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं और हम म्यूचुअल फंड डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।